अपरदन चक्र सिद्धांत। अपरदन चक्र सिद्धांत यह सिद्धांत अमेरिकन विद्वान W.M. डेविस के द्वारा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रस्तुत किया गया। अपरदन चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? W.M. डेविस, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम जेम्स हटन ने पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय व्यवस्था को लागू किया था। सबसे पहले चक्रीय व्यवस्था को लागू किसने किया था? जेम्स हटन ने, और कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। जेम्स हटन ने कथन दिया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। फिर उनके शिष्य चार्ल्स लेल और जॉन प्लेफेयर ने हटन के इस विचार को आगे बढ़ाया। हटन के विचार को आगे बढ़ाया चार्ल्स ले और जॉन प्लेफेयर ने इस विचार को आगे बढ़ाया। चार्ल्स लेल ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। लेल महोदय ने इसकी विस्तृत व्याख्या की और वैश्विक स्तर पर ख्याति दिलवाई। 1899 में अमेरिकन आकृतिक वैज्ञानिक, अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट डेविस ने हटन की चक्रीय व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप दिया। हटन की चक्रीय व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप किसने दिया? W.M. डेविस महोदय ने हटन की चक्रीय व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप प्रस्तुत किया। इस तरह डेविस अपरदन चक्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। इसी प्रकार डेविस महोदय को अपरदन चक्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। अपरदन चक्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? W.M. डेविस महोदय, जो एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। इनका अध्ययन क्षेत्र था कोलंबिया नदी, मोंटाना राज्य, USA। कोलंबिया नदी, मोंटाना राज्य, USA इनका अध्ययन क्षेत्र था। सर्वप्रथम सरिता जीवन पूर्ण चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस महोदय ने सबसे पहले सरिता जीवन पूर्ण चक्र का प्रतिपादन प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1889 में। 1889 में डेविस महोदय ने सरिता जीवन पूर्ण चक्र अर्थात नदी जीवन पूर्ण चक्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। डेविस का अपरदन चक्र भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। डेविस महोदय का सिद्धांत भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिक विहीन मैदान अर्थात समप्राय मैदान पेनीप्लेन में बदल जाता है। भौगोलिक चक्र किसे कहते हैं? कि समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के द्वारा समप्राय मैदान में बदल जाता है, उसे कहते हैं भौगोलिक चक्र। डेविस का सिद्धांत समय निर्भर मॉडल है। क्योंकि इसने अवस्था पर अधिक जोर दिया था। डेविस महोदय ने अवस्था पर अधिक जोर दिया, इसलिए इसे समय निर्भर सिद्धांत कहते हैं। डेविस के अनुसार स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। डेविस महोदय कहते हैं कि स्थल रूपों में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है।
डेविस के अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होते हैं। डेविस महोदय कहते हैं कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, जिन्हें डेविस के त्रिकट कहा गया। डेविस के त्रिकट में कौन कौन आते हैं? संरचना, प्रक्रम और अवस्था। डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन आर्द्र शीतोष्ण प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास की व्याख्या के लिए किया। कौन से प्रदेशों की व्याख्या के लिए किया? आर्द्र और शीतोष्ण प्रदेशों के स्थल रूपों की व्याख्या के लिए किया। लेकिन बाद में शुष्क हिमानी सागर तटीय आदि क्षेत्रों के लिए भी लागू किया। सागर तटीय और आर्द्र क्षेत्रों के लिए भी लागू किया गया। सर्वप्रथम इन्होंने शीतोष्ण प्रदेशों के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का क्रमबद्ध तथा जेनेटिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना, अर्थात जेनेटिक मतलब होता है आनुवंशिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना। इन्होंने फिर इस सिद्धांत में कुछ आधारभूत तथ्य लिए। उन तथ्यों में आता है डेविस के अपरदन चक्र की प्रक्रिया एक समतल मैदान से प्रारंभ होती है। इन्होंने सिद्धांत को एक समतल मैदान से प्रारंभ किया जिस पर अंतर्जात शक्तियां कार्य करती हैं, और समतल मैदान पर अंतर्जात शक्तियां कार्य करती हैं। स्थल रूप अंतर्जात व बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। स्थल रूप का निर्माण अंतर्जात व बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफलन है। अंतर्जात और बहिर्जात कारकों के द्वारा स्थल रूप का निर्माण होता है। अंतर्जात शक्तियाँ त्वरित अवस्था में उत्पन्न होती हैं, मतलब अचानक उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ हैं। अर्थात स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। अर्थात तीव्र गति से स्थल खंड का निर्माण होता है कुछ समय में। फिर अपन देखते हैं बहिर्जात शक्तियाँ में आता है अपर्दन कारक। अंतर्जात शक्तियों के खत्म होने पर ही यह अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। डेविस महोदय कहते हैं कि पहले तो अंतर्जात शक्तियाँ काम करेंगी, जैसे ही अंतर्जात शक्तियाँ खत्म होंगी उसके तुरंत बाद बहिर्जात शक्तियाँ कार्य करने लगेंगी। स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का स्वरूप बनता है। ऊर्जा निरंतर अपरदन चक्र के विकास के साथ घटती है, और ऊर्जा निरंतर अपरदन चक्र का जैसे जैसे विकास होगा उसी क्रम से ऊर्जा घटती जाएगी तथा अव्यवस्था में निरंतर वृद्धि होती है, अर्थात अव्यवस्था बढ़ती जाती है। डेविस ने बताया कि स्थलाकृतियाँ ढाल में परिवर्तन का परिणाम होती हैं। डेविस महोदय ने बताया कि स्थलाकृतियाँ ढाल में परिवर्तन का परिणाम होती हैं। जैसे जैसे ढाल बढ़ेगा स्थलाकृतियों का आकृति बदलती जाएगी। जैसे उत्तल ढाल कॉनकेव, लंबवत में परिवर्तन, यू आकार ग्रेट यू आकार में परिवर्तन। पहले यू आकार बनता है फिर वो ग्रेट यू आकार में बदल जाता है। अब देखते हैं उत्थान और अपरदन में संबंध देखते हैं। उत्थान और अपरदन में संबंध देखते हैं। सबसे पहले एक समतल धरातल होता है, उसमें उत्थान होता है, तीव्र गति से उत्थान होता है लघु अवधि के लिए उसमें उत्थान होता है। फिर उसके बाद में अपरदन होगा लंबी अवधि के लिए।
अपर्दन लंबे समय तक चलेगा। अपर्दन में युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। युवा अवस्था में ऊर्ध्वाधर कटाव व घाटी गर्तन होगा, अर्थात गहरी घाटियों का निर्माण होगा। प्रौढ़ अवस्था में गहरी घाटियों के निर्माण में कमी आएगी, अर्थात कटाव कम हो जाएगा। और वृद्धावस्था में पार्श्विक अपर्दन होता है। पार्श्विक अपर्दन वृद्धावस्था में होता है। और फिर चक्कर के अंत में पेनिप्लेन समप्राय मैदान का निर्माण होता है। अंत में कौन सी आकृति बनती है? पेनिप्लेन समप्राय का मैदान बनती है। पेनिप्लेन समप्राय मैदान का निर्माण होता है। डेविस का अपर्दन चक्कर स्थलखंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। स्थलखंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है। जब तक उत्थान चलता है अपर्दन का प्रारंभ नहीं होता। डेविस महोदय कहते हैं कि जब तक उत्थान होता रहेगा जब तक अपर्दन कार्य नहीं करेगा। उत्थान के समाप्त होते ही अपर्दन प्रारंभ होता है, जो चक्कर के अंत तक चलता है। जैसे ही उत्थान समाप्त होगा अपर्दन कार्य करने लगेगा और यह लास्ट तक चलता रहेगा। इस तरह उत्थान और अपर्दन साथ नहीं चलते। डेविस महोदय कहते हैं कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ नहीं चलते। डेविस के अपर्दन चक्कर का ग्राफ के द्वारा उसे समझाया गया है। इसमें अपन ने सूचकांक लिए हैं। देखो ए का अर्थ होता है उत्थान समाप्त। फिर आता है ये डी जी ऊपरी वक्र, बी ई एच निचला वक्र, ए सी अधिकतम निरपेक्ष उच्चावत, डी ई अधिकतम सापेक्ष उच्चावत, ए आर निरपेक्ष उच्चावच, आर आर सापेक्ष उच्चावच। ये डेविस महोदय ने सूचकांक लिए थे। इसमें अपन देखते हैं डेविस महोदय एक स्थलखंड को लेते हैं और उसमें उन्होंने सर्वप्रथम 3 अवस्थाओं में बांटा। प्रथम अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। फिर युवा अवस्था में उत्थान की अवधि छोटी होती है। युवा अवस्था में उत्थान की अवधि छोटी है। यहाँ उत्थान होता है, फिर यहाँ गहरी घाटियों का निर्माण होता है, घाटी गर्तन होता है। फिर प्रौढ़ अवस्था में अपर्दन की लंबी अवधि चलती है। इसमें फिर घाटी चौड़ा होना प्रारंभ हो जाती है। घाटी चौड़ा होना प्रारंभ हो जाती है। पार्श्विक अपर्दन वृद्धावस्था में स्टार्ट होता है। फिर आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में मोनाड नोक अवशिष्ट पहाड़ियों का निर्माण होता है। यह चक्कर के अंतिम समय तक चलता है। चक्कर के अंतिम समय तक चलता है। फिर अब डेविस महोदय की प्रथम अवस्था देखते हैं। इसमें होता है सरिता का विकास होता है। प्रथम अवस्था में नदियों का विकास होता है। शीर्षवर्ती कटाव द्वारा नदी अपनी लंबाई को बढ़ाती है। अपनी लंबाई को बढ़ाती है, जिसे सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। सरिता दीर्घीकरण, जहाँ से नदी निकलती है वो उसको काटती हुई उद्गम क्षेत्र को पीछे धकेलती है, जिससे नदी की लंबाई बढ़ती जाती है और इसे कहते हैं सरिता दीर्घीकरण। सरिता दीर्घीकरण। नदी शीर्षवर्ती कटाव द्वारा सरिताओं का अपहरण करती है और एक नदी दूसरी नदी के शीर्ष को काटकर उस नदी का अपहरण कर लेती है, तो उसे नदी अपहरण कहते हैं। नदी ऊर्ध्वाधर कटाव द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती है, जिसे घाटी गर्तन कहते हैं। और नदी अपनी घाटी को जब गहरा करती है तो उसे घाटी गर्तन कहते हैं। उत्तल पार्श्व ढाल वाली वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। उत्तल पार्श्व ढाल वाली वी आकार घाटियों का निर्माण होता है। इस अवस्था में उच्च ऊर्जा वाले स्थल रूपों का विकास होता है तथा अव्यवस्था न्यूनतम होती है। इस अवस्था में अव्यवस्था न्यूनतम होती है और अधिक ऊर्जा वाले स्थल रूपों का विकास होता है। पहाड़ियों के शिखर अपर्दन से अप्रभावित रहते हैं। निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि पहाड़ी
शिखर का अपर्दन नगण्य रहता है। पहाड़ी शिखर का अपर्दन नगण्य रहता है। सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है क्योंकि नदी अपनी घाटी की तली को गहरा करती है। इस चित्र के द्वारा नदी अपहरण को दिखाया गया है। नदी अपहरण को दिखाया गया है। फिर अपन देखते हैं द्वितीय अवस्था। शीर्षवर्ती कटाव प्रारंभ होता है। शीर्षवर्ती कटाव प्रारंभ होता है और ऊर्ध्वाधर कटाव में कमी आती है। पार्श्ववर्ती अपरदन में वृद्धि होती है। पार्श्ववर्ती अपरदन में वृद्धि होती है जिससे घाटी का चौड़ा होना शुरू होता है। वी आकार यू आकार में बदल जाता है। वी आकार यू आकार में बदल जाता है। जल विभाजक शिखरों के अपरदन। जल विभाजक शिखरों के अपरदन के कारण निरपेक्ष उच्चावच में कमी आती है और इसमें निरपेक्ष उच्चावच में कमी आती है। प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था में सापेक्षित उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि घाटी का जितना शीर्ष अपरदन होता है उतनी ही घाटी की तली गहरी होती है, इसलिए वह स्थिर रहता है। लेकिन उत्तर प्रौढ़ावस्था में सापेक्षिक उच्चावच में कमी होने लगती है क्योंकि शीर्ष का कटाव बढ़ जाता है और घाटी की तली का कटाव कम हो जाता है, इसलिए उसका उच्चावच सापेक्षिक उच्चावच में कमी हो जाती है। अब आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था ऊर्ध्वाधर कटाव समाप्त हो जाता है। तीसरी अवस्था में ऊर्ध्वाधर कटाव समाप्त हो जाता है। पार्श्ववर्तिक अपरदन वह घाटी का चौड़ा होना जारी रहता है। पार्श्ववर्तिक अपरदन वह घाटी का चौड़ा होना जारी रहता है जिस कारण निम्न घाटियाँ उथल व अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं और निम्न घाटियाँ अत्यधिक चौड़ी हो जाती है जिसका पार्श्व ढाल अवतल होता है। निम्न घाटियों का पार्श्व ढाल अवतल होता है और यू आकार ग्रेट यू आकार की घाटियों में बदल जाता है। यू आकार ग्रेट यू आकार की घाटियों में बदल जाता है। उत्तर वर्धावस्था में नदी आधार तल को प्राप्त कर लेती है। आधार तल की संकल्पना मेजर पावेल ने दी थी। मेजर पावेल। आधार तल की संकल्पना किसने दी थी? मेजर पावेल ने 1875 में दी थी। बेस लेवल थ्योरी आधार तल की संकल्पना मेजर पावेल ने 1875 में दी थी। और समस्त उच्चावच आकृति विहीन मैदान में बदल जाते हैं। और समस्त उच्चावच आकृति विहीन मैदान में बदल जाते हैं जहां अधिकतम अव्यवस्था या उत्क्रम माप होता है। अधिकतम अव्यवस्था होती है। कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ अवशिष्ट रह जाती हैं और कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ शेष बच जाती हैं जिसे डेविस महोदय ने मोनार्ड नोक कहा। डेविस महोदय ने मोनार्ड नोक कहा। इस उबड़ खाबड़ समतल प्राय मैदान को पेनी प्लेन नाम दिया और डेविस महोदय ने उबड़ खाबड़ समतल प्राय मैदान को पेनी प्लेन कहा। ये अपना डेविस महोदय का सिद्धांत अपरदन चक्कर सिद्धांत कंप्लीट होता है। धन्यवाद।